एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन सीरीज के आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास 5 मार्कर में ऐसे प्रश्नों को जिनमें टिप्पणी लिखिए या चर्चा कीजिए, वर्णन कीजिए जैसे शब्द लिखे होते हैं, पुछल्ले शब्द लिखे होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का नेचर कैसा होता है, किस तरीके के होते हैं और इनके उत्तर कैसे लिखे जाएं, मुख्य रूप से आज के क्लास का यही हमारा विषय है। तो चलिए और देखते हैं कि ऐसे प्रश्न अगर आते हैं, पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में, तो उनके उत्तर कैसे लिखे जाने चाहिए। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन सीरीज के आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री के 5 मार्कर्स के। हिस्ट्री के 5 मार्कर में हम 2 तरह के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और उनके उत्तर पे भी चर्चा करेंगे कि वो उसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। इसमें एक हम आज देखने वाले हैं टिप्पणी से संबंधित प्रश्न और दूसरा हम देखने वाले हैं चर्चा कीजिए या वर्णन कीजिए से संबंधित प्रश्नों पर। टिप्पणी से संबंधित जो प्रश्न है तो उसके इंग्लिश में 2 अनुवाद किए गए हैं। एक अनुवाद किया गया है नोट और दूसरा अनुवाद किया गया है कमेंट। और चर्चा कीजिए या वर्णन कीजिए, इसका जो इंग्लिश अनुवाद है वो डिस्कशन है, डिस्कशन कीजिए। तो एक एक करके हम एक एक प्रश्न इनका लेंगे और उस प्रश्न से समझेंगे कि प्रश्न का नेचर किस तरीके का होता है जब ये पुछल्ले शब्द लगे होते हैं और इनका उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए, उसमें क्या विशेष बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उन दोनों बातों को हम समझेंगे। तो पहला हम प्रश्न लेते हैं टिप्पणी से संबंधित। और टिप्पणी से संबंधित जो प्रश्न एक पूछा गया है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में वो है नूरजहां पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नूरजहां पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन नूरजहां। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में सिर्फ एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, मतलब नूरजहां का नाम दिया हुआ है और नूरजहां के संबंध में टिप्पणी करने को कहा गया है और उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है नोट। अब नोट और कमेंट में क्या अंतर होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नोट सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है ऑफिशियल भाषा में। ऑफिस में नोटिंग शब्द जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी प्रचलित है कि कोई अधिकारी या कोई जो सबऑर्डिनेट अधिकारी है, अगर उसने कुछ कार्रवाई की है तो वो उच्च अधिकारी के पास अपने जो प्रक्रिया है, जो उसने कार्रवाई की है, उसको ले जाएगा और उच्च अधिकारी उस पर कुछ नोट लिखेगा, नोटिंग करेगा कि उसने काम किया है तो कितना अच्छा किया है, क्या क्या इसमें कमियां नहीं, इस तरीके से उस पर अपने विचार व्यक्त करता है। तो तथ्यों को ध्यान रखते हुए अपने विचार व्यक्त करना, तथ्यात्मक बातों को ध्यान रखते हुए अपने विचार व्यक्त करना, वो नोट है। कमेंट भी उसी तरीके से है, लेकिन व्यवहारिक भाषा में नोट शब्द की बजाय कमेंट शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या बाकी जगह पे, सामान्य व्यवहार की जो बोलचाल की भाषा है वहाँ पे हम कमेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं कि इसने अच्छा कमेंट पास किया है, इसने बुरा कमेंट किया है। एक सामान्य सा हम देखें कि किसी ने कोई घटना पोस्ट की हुई है सोशल मीडिया पर, मान लो फेसबुक पर कोई पोस्ट लिखता है कि आज मैं जब ऑफिस जा रहा था तो मैंने देखा कि एक चौराहे पर एक छोटी सी बच्ची जो है वो अकेली थी और कोई उसको देखभाल करने वाला उसके आसपास कोई नहीं था। मैं उसके पास गया, उससे पूछा तो वो बहुत छोटी है लेकिन बोल पा रही थी, 1.5-2 साल की थी, बोल पा रही थी और वो उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है, तो मैं उसको अपने घर ले आया और एक फ़ोटो साथ में डाला उसके साथ। तो ये एक तरीके से पोस्ट हुआ। अब बाकी लोग जो इस पर टिप्पणी करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना, तो वो उसका कमेंट कहलाएगा। अब कमेंट क्या होता है कि वो जो घटना है उस घटना से संबंधित लोग अपनी राय उस पर व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है तुमने, बहुत पुण्य का काम किया है, बहुत करुणा कंपैशन दिखाया है। और ऐसा अगर हर व्यक्ति ऐसा बन जाए तो बहुत देश जो है बहुत आगे पहुंच जाएगा, कभी किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके का कमेंट हो सकता है। कोई दूसरा ऐसा भी कमेंट हो सकता है कि कोई कहे कि ये आप जो है इस तरीके से किसी बच्ची को ऐसे उठाकर और घर नहीं ले जा सकते। अगर आप एडॉप्ट करना चाहते हैं तो पहले तो आप उसको पहले वेरीफाई करिए कि उसका कोई नहीं है, उसके बाद जो लीगल प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत उसको अडॉप्ट कीजिए। वरना इस तरीके से
आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी हो सकती है। आप हो सकता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आप अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके जो लीगल पॉइंट्स हैं उनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक इस तरीके का भी कमेंट हो सकता है। तो अलग अलग लोग उस तथ्य को, उस फैक्ट को ध्यान में रखकर अलग अलग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। वो कमेंट हुआ। इसी तरीके से जब पूछा जा रहा है कि नूरजहां पर कमेंट करिए, तो नूरजहां का जो पक्ष है, ओवरऑल नूरजहां ने जो काम किए हैं वो हमको पता है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हमको वो नूरजहां के काम पता है। तो उन कामों के आधार पर हमको उसकी तारीफ या उसकी आलोचना जो भी हमको करना है, उस आधार पर हम उसके कामों के आधार पर करेंगे। क्योंकि हम तो इतिहासकार हैं नहीं, तो इतिहास में जो कमेंट इतिहासकारों ने नूरजहां पर किए हुए हैं, तो हम जाहिर सी बात है कि हम उन्हीं बातों को लेंगे। नूरजहां कोष्टक मेहरुन्निसा सुंदरता और बुद्धिमानी का ऐसा मिश्रण थी जिसने अपने समय की राजनीति और कला दोनों को प्रभावित किया। ठीक, तो एक तरीके से हम कि उन्होंने कला के क्षेत्र में भी, फैशन वर्ल्ड में उनका काफ़ी दखल था। उनकी माँ असमत बेगम खुद इत्र बनाने की विधि उन्होंने खोजी हुई थी और वो उस क्षेत्र में बहुत पॉपुलर थी। यानी एक तरीके से जो कॉस्मेटिक्स कह सकते हैं आज के समय में, प्रसाधन हिंदी शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, उसके क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी प्रयोग किए। कपड़ों के क्षेत्र में नूरजहां को एक तरीके से उस समय का फैशन आइकॉन माना जाता था। पॉलिटिक्स में, कूटनीति में, डिप्लोमेटिक्स में, डिप्लोमेटिक प्लान्स में वो बहुत आगे थी। लीडरशिप में बहुत ज़्यादा थी। नूरजहां गुट उन्होंने बनाया। नूरजहां गुट में जैसे उनके पिताजी जो इनको अहमद दौला की उपाधि मिली हुई थी वो थे, असमत बेगम थी, उनके भाई आसफ खां थे, और एक उनका जो सौतेला बेटा या जहांगीर का बेटा खुर्रम था, जो आगे शाहजहां के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने नूरजहां ने वो गुट बनाया और उस गुट के माध्यम से ही सारा शासन प्रशासन संभाल रही थी। जैसे आज के समय में हम प्रधानमंत्री के संबंध में बोलते हैं किचन कैबिनेट, कि उनके जो आसपास के जो जानकार करीबी सहयोगी जो होते हैं, तो वो शासन प्रशासन के महत्वपूर्ण फैसलों में दखल करते हैं या दखल देते हैं। तो किचन कैबिनेट के संबंध में वो उसी तरीके से वो नूरजहां जो गुट है वो किचन कैबिनेट का काम कर रहा था। तो वो बात है नूरजहां। और कई सारे ऐसे थे, ये तो अनऑफिशियल जैसे हुआ, बहुत सारे ऑफिशियल काम जो नूरजहां से संबंधित जुड़े हुए थे, जो उनके अलावा, नूरजहां के अलावा किसी दूसरी रानी, मुग़ल रानी के पास ऐसे अधिकार नहीं देखने को मिलते हैं, या बहुत कम ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे जो झरोखा दर्शन जहांगीर देते थे, तो उसमें भी नूरजहां साथ में होती थी। इवन सिक्कों पर उनके नाम जहांगीर के साथ खुदे हुए हैं। और जो उस समय के जो शासकीय दस्तावेज हैं, तो वहाँ से भी जानकारी मिलती है कि जो शासन प्रशासन के जो आदेश होते थे, तो उसमें नूरजहां के भी हस्ताक्षर कहीं कहीं पे मिलते हैं। वो भी वहाँ पर वो खुद अपने द्वारा, बिना राजा के हस्ताक्षर के, नूरजहां के हस्ताक्षर के द्वारा भी वो कई सारे काम ऐसे संपन्न हो रहे थे। तो एक बहुत पावरफुल महिला नूरजहां रहीं। और उनके संबंध में जब हम टिप्पणी करेंगे तो उन्हीं कुछ पॉइंट्स को, कि वो बहुत सुंदरता के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थी, और कला और साहित्य दोनों पे प्रभाव पड़ा। प्रशासन में उनका क्या प्रभाव है, इसके लिए हम ये पॉइंट देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसमें जो नूरजहां गुट है हम उसका जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद झरोखा दर्शन है, सिक्कों पे उनके नाम खुदे हुए हैं, या शासकीय जो दस्तावेज है वहाँ उनके हस्ताक्षर होते थे जब आदेश पारित किए जाते थे। तो इस तरीके से हम किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर जब टिप्पणी का प्रश्न आता है, 50 वर्ड में लिखना हो, तो इस तरीके से हम उन शब्दों का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। अगर यही प्रश्न 11 मार्क्स में आता है, 200 वर्ड में लिखना होगा, तो थोड़ा हमारे पास ज़्यादा लिखने को होगा, और हम बाकी कुछ और कहानियाँ भी, नूरजहां के कुछ और पक्ष भी प्रकट करते, मतलब उकेर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे महाबत खां ने जहांगीर को कैद कर लिया था, एक तरीके से बंदी बना लिया था, और नूरजहां ने बहुत सूझबूझ के साथ उनको उससे बाहर निकाला।
या किस तरीके से शासन प्रशासन को वो अपने तरीके से चलाना चाह रहे थे। और पहले खुर्रम को आगे रखा, फिर अपनी बेटी की शादी जहांगीर के अपने एक सौतेले बेटे से अपनी बेटी की शादी कर ली शहरयार से, फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। बहुत सारी और भी बातें जो नूरजहाँ से संबंधित हैं वो लिखी जा सकती, लेकिन 50 वर्ड में चूँकि सीमा है तो हम जितना जो मेन मुख्य बातें हैं उनको हम साथ में ले सकते हैं। टिप्पणी का मतलब ही होता है कि हमको तथ्यों को भी साथ में रखना है, लेकिन साथ में अपने विचारों को भी व्यक्त करना है। अब दूसरी तरफ अगर प्रश्न आता है कि भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्वों का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे वर्णन के लिए इंग्लिश में शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो डिस्कस शब्द इस्तेमाल हुआ। डिस्कस द फैक्टर हेल्पफुल इन इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो हेल्पफुल रहे इंडिया के इंडिपेंडेंस में, उसको डिस्कस करना है, फैक्टर तत्व। अब डिस्कस एक तरीके से उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि किसी ने आपसे सवाल पूछा है और आपको जवाब देना है। तो सामान्य सी बात है कि उसमें जो हम जानेंगे वो उसको बोलेंगे, जो हमको पता है हम जवाब में देंगे। डिस्कस को क्या कहेंगे कि दो लोग आपस में बात करते हैं, वो डिस्कस है। व्यवहारिकता में हम कहें, व्यवहारिकता में ऐसे कि दो लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं, एक पक्ष रखता है दूसरा विपक्ष रखता है, या दोनों पक्ष रखते हैं, फिर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तो वहाँ उसको चर्चा कहा जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि आप ही पक्ष हो आप ही विपक्ष हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये कुछ अच्छी बातें हैं, इसमें कुछ ऐसी कमियां भी नहीं हैं, और अंततः ये इसका निष्कर्ष है, या ये ऐसी बातें हैं और ये हमारा एक निष्कर्ष है। तो कहीं ना कहीं चर्चा कीजिए थोड़ा एक निष्कर्ष की मांग करता है। तो 50 वर्ड में अब आप क्या तो निष्कर्ष लिखेंगे, एक लाइन 1.5 लाइन में हम उसको निष्कर्ष कह सकते हैं कि एक निष्कर्ष हम लिख देंगे, ऐसे है ये बात है। जैसे प्रश्न एक उदाहरण लेते हैं तो हमारी बात ठीक से समझ में आएगी कि भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्वों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द फैक्टर हेल्पफुल इन इंडिया इंडिपेंडेंस। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इस प्रश्न में भारत की स्वतंत्रता है ना, तो इंडियन इंडिपेंडेंस और फैक्टर्स हमको बताने हैं, तत्व बताने हैं कि कितने तत्व हैं, एक तत्व है, एक से ज़्यादा तत्व है, कितने कौन कौन से, ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको, फैक्टर को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई है, स्वतंत्रता दिलाई है। तो 1 या 2 लाइन में जाहिर सी बात है शब्द कम है, स्पेस भी हमारे पास कम है, तो 2 या 2.5 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में हम एक इंट्रो की तरह लिख सकते हैं कि लगभग 200 वर्षों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, और कई तत्व थे जो भारत की स्वतंत्रता में सहायक रहे, कई फैक्टर काम कर रहे थे। जब कोई बड़ी घटना इतिहास में घटित होती, कोई बड़ी क्रांति हो या कोई बड़ा इस तरीके का कोई इंसिडेंट हो, घटना हो, जैसे भारत की आज़ादी है, तो वो किसी एक कारण से वो प्राप्त नहीं होती है। ठीक, तो महात्मा गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, और गांधी जी के ओवरऑल जितने आंदोलन रहे उनकी भूमिका, जो क्रांतिकारी दल थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, तो इन लोगों के जो योगदान थे, और 200 साल में उससे पहले भी कई सारी ऐसी क्रांतियाँ और आंदोलन हुए। 1857 की क्रांति, बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, किसान विद्रोह हुए, उनका जो राजनीतिक संवैधानिक प्रयास किए गए राजनीतिक दलों के द्वारा संवैधानिक दायरे में रहकर उनके प्रयास, और उसके बाद जो वैश्विक परिस्थितियाँ बनी, जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं हैं, अमेरिका की मंदी है, साइंस और तकनीक, विज्ञान और तकनीक में जो परिवर्तन आए, रेलवे, रेडियो, टेलीफोन हुआ, तो इन सब के जो आविष्कार हैं से उसमें जो नवीन हथियार हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए।
तो इन सारे फैक्टर को मिलाकर, इन सारे तत्वों को मिलाकर हमको आज़ादी मिली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सहायक तत्व थे जिन्होंने मिलकर भारत की आज़ादी को पूर्ण किया, संपन्न किया। ठीक, वो सारे तत्व हम या तो एक चार्ट के रूप में बना सकते हैं या उनको पॉइंट्स के रूप में ले सकते हैं। तो चार्ट, क्योंकि पॉइंट थोड़े बड़े रहेंगे, मेरे ख्याल से उसको पॉइंट के रूप में ही हम 4-5 जितने भी हम शामिल कर सकते हैं, जितने अधिक शामिल कर सकते हैं उनको शामिल करेंगे और एक लाइन में कम से कम निष्कर्ष लिखिए। तो अगर आपके पास 9 लाइन है तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लाइन में इंट्रो लिखिए और 6 लाइन मतलब 6 पॉइंट बनाइए, उसके बाद एक लाइन में उसको इस तरीके से कई कारक थे जिन्होंने भारत को, कई सहायक कारक थे या कई कारक थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। ठीक, तो इस तरीके से हम उत्तर लिख सकते हैं। तो डिस्कशन, जब भी डिस्कशन शब्द आएगा, टिप्पणी शब्द आएगा, दोनों में हमको तथ्यात्मक जानकारियों के साथ साथ अपने विचार भी देना है। हमने देखा भी था, हमने 2 भागों में जब बांटा था, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी। तो डिस्कशन और कमेंट नोट, इनको हमने सब्जेक्टिव में रखा था कि वहाँ आपको सब्जेक्टिविटी को बनाए रखना है लेकिन ऑब्जेक्टिविटी को भी नहीं छोड़ना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं उनको भी बनाए रखना है। तो नूरजहाँ पे टिप्पणी की थी, नूरजहाँ ने ये काम किए और ये उनका मेरे नज़रिए में इस तरीके से सारी बातें हैं। या भारत के आज़ादी में बहुत सारे तत्व थे जो शामिल थे, उसमें ये तत्व हैं और इन सब ने मिलकर आज़ादी दिलाई है। एक तरीके से वो बहुत कुछ मूल्यांकन या समीक्षा से ही जुड़ता हुआ है, एवेल्युएशन ही करना ही है ना। तो वो उसको हम बहुत एक चौड़ी खाई हम नहीं बना पाएंगे उसको कि अलग अलग कर पाएँ ना, वो बहुत आपस में करीब है। इसलिए मैंने सुझाव भी दिया था उस समय पे जब हमने पहली क्लास की थी कि जो जैसे पुछल्ले शब्द वैसे पुछल्ले शब्द जो सब्जेक्टिविटी से जुड़े हैं उनके लगभग आंसर एक जैसे बनेंगे और जो ऑब्जेक्टिविटी से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनके लगभग आंसर एक जैसे मिलेंगे। और अगर इस सारी मोह माया को भी छोड़ना है तो बेहतर यही है कि प्रश्न पूछा गया, प्रश्न के संबंधित, प्रश्न से जुड़ी हुई जो बातें आप जानते हैं उनको बेहतर तरीके से दी गई शब्द सीमा में लिख दें, वो आपका पर्याप्त होता है। पुछल्ले शब्दों में फिर हमको ज़्यादा फंसने की ज़रूरत भी नहीं, खास करके जो 50 वर्ड्स के जो प्रश्न हैं उनमें, क्योंकि वहाँ बहुत गुंजाइश है नहीं किसी भी तरह के कुछ प्रयोग करने की या व्याख्या निबंध लिखने की। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह ही हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और